Disclaimer: information provided in this video is for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional advice. Accordingly, before taking any actions based upon such information, we encourage you to consult with the appropriate professionals. The use or reliance of any information contained in this video is solely मेरे किसी पुराने वीडियो के संदर्भ में मेरे एक दोस्त हैं सचदेवा साहब, उन्होंने आज सुबह मुझे व्हाट्सएप किया कि जो अर्थक्वेक जोन 4 एंड 5 की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें FE415 और जो है 500D ही क्यों ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो जो प्लेन रीइंफोर्समेंट बार्स हैं हाई स्ट्रेंथ उनको क्यों नहीं। तो ये बात जो किसी आदमी को अगर समझानी होती है तो काफ़ी मुश्किल आती है। तो इसके लिए आपके पास क्या कोई जवाब है। तो फिर उसके लिए मैंने एक उनसे बोला कि मैं आपके लिए एक छोटा सा एक वीडियो बना के देता हूँ जिससे आप उसको समझा सकते हैं उन लोगों को जिनको आप ये समझाना चाहते हैं कि वाई इट इज़ रिकमेंडेड इन कोड टू यूज़ FE415 इंस्टेड ऑफ अदर हाई। स्टील को जब हम टेस्ट करते हैं तो एक ये टेंसाइल स्ट्रेंथ मशीन होती है जिसमें हम इसको सैंपल को ऊपर फिक्स करते हैं और उसको नीचे फिक्स करते हैं और इसके ऊपर जो है टेंशन फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये इसकी इलोंगेशन होती है और अल्टीमेटली ये टूट जाता है। तो इसके लिए हम एक इस तरीके से कर्व ड्रा करते हैं। ओरिजिनली जो सैंपल होता है वो इस तरीके से होता है अगर लार्ज ड्राया है, नहीं तो सिंपल स्टील को तो हम सिंपली वैसे ही टेस्ट कर लेते हैं। तो ये उसकी ओरिजिनल लेंथ होती है सैंपल की, इसको हम मार्क करते हैं। इसमें जो है गेज लेंथ के अनुसार जो गेज लेंथ है मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। तो धीरे धीरे करके ये नेक फॉर्मेशन होती है और अल्टीमेटली ये टूट जाती है। इसके अकॉर्डिंगली ये ग्राफ बनता है, ये ग्राफ के ऊपर स्ट्रेंथ आती है। तो ये ओरिजिनल ये कुछ लोड तक ये स्ट्रेस प्रोपोर्शनेट होता है स्ट्रेस स्ट्रेन के, इसको लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। तो ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, जितनी ये डिफॉर्मेशन होती है अगर आप लोड हटा देते हो तो ये वापस आ जाता है। इसके बाद ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होती है जहाँ जो लोड होता है उसकी डिफॉर्मेशन वापस नहीं आती। फिर नेक फॉर्मेशन होती है, नेक फॉर्मेशन के बाद फिर इमीडिएटली अल्टीमेटली ये जो स्पेसिमेन है टूट जाता है। तो ये इस तरीके से इतना पतला होकर नहीं टूटता। अगर आप इसको देखोगे तो ये सैंपल कुछ इस तरीके से टूटता है। तो अब ये जितना ये एक गेज लेंथ में इसकी इलोंगेशन हुई होती है उसको हम परसेंटेज इलोंगेशन बोलते हैं। तो ये परसेंटेज इलोंगेशन हमारी अर्थक्वेक के टाइम में बहुत हमें काम आती है। जिस तरीके से नॉर्मल स्ट्रक्चर में हमारे पास इतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स में नहीं होता है, इन केस ऑफ अर्थक्वेक लार्ज डिफॉर्मेशन होती हैं। तो इस तरीके से तो उस टाइम इसकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। तो इस तरीके से जब बहुत ही कोई कोलैप्स होती है बिल्डिंग, अगर वो ब्रिटल है एक उसमें एक कॉलम टूट जाता है तो इसको कैटास्ट्रॉफिक फेलियर बोलते हैं। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो ये सारी कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको अगर आप स्टील टेस्ट करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि ये डायामीटर के अकॉर्डिंगली आप इसकी गेज लेंथ लेते हैं। जो गेज लेंथ होती है वो होती है 5.675 स्क्वायर रूट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो परसेंटेज इलोंगेशन होती है तो इसमें हम इसके लिए ये इतनी लेंथ जो है, अगर 10 mm का स्टील है तो ये आपकी गेज लेंथ आपकी 50 mm आती है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका 79। अब 79 का स्क्वायर जो है अंडर रूट करके आप इसको 5.65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी गेज लेंथ आएगी 50 mm। अब 50 mm में जो है आपके 14.5% इलोंगेशन FE415 में अलाउड है। अलाउड नहीं है, मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड है कि इससे कम नहीं होना चाहिए। तो वो सैंपल जो है इलोंगेशन में फेल हो जाता है, वो डक्टाइल नहीं होता। तो इसको 7.5 mm है। तो FE415 में ये 7.5 mm है, FE415D में ये 9 mm है। तो ये उससे भी ज़्यादा डक्टाइल है। ये लिमिट जो है अगर आप लेते हैं इसमें 18% अलाउड है और जो इसमें 415 जो सुपर डक्टाइल है उसमें 20% है। तो ये 10 mm है।
जब हम 500 पे आते हैं तो ये 6 mm जो आएगी, इसकी जो इलोंगेशन जो है रिक्वायर्ड जो है मिनिमम जो 6 mm है, 500 डी में 8 mm है। अब 8 और इसको कंपेयर करते हैं तो ये दोनों एक जैसे ही हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप इसको 600 से कंपेयर करते हैं तो जहाँ 600 के लिए ये 5 mm आएगी। तो 5 mm जो इलोंगेशन है वो एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया में इतनी सेफ नहीं है, क्योंकि जो बिल्डिंग्स होती हैं हम इनको दो तरीके से डिजाइन करते हैं। जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कंक्रीट के जो मेंबर्स होते हैं, हम इसको अंडर रिइंफोर्स्ड डिजाइन करते हैं। अंडर रिइंफोर्स्ड डिजाइन का मतलब ये है कि जब कोई स्ट्रक्चर फेल हो तो फेल होने से पहले उसका जो स्टील फेल हो, अगर कंक्रीट फेल होगा तो वो ऑल ऑफ सडन कोलैप्स कर जाएगी। अगर स्टील फेल होगा तो स्टील की जो फेलियर है वो डक्टाइल है, वो धीरे धीरे इलोंगेशन होती है, फिर उसका पता चल जाता है कि जी बिल्डिंग में क्रैक आ रहे हैं तो आदमी वहां से बाहर निकल सकता है। अगर उसमें इलोंगेशन नहीं है तो वो आपको ऑल ऑफ सडन कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए एक प्रॉपर्टी तो इसकी ये इम्पॉर्टेंट है, इसकी वजह से इसको अर्थक्वेक जोन्स में FE 415 ही रिकमेंडेड है। अगर आपने हाई स्ट्रेंथ यूज करनी है तो ये डी वर्जन जो इसके होते हैं, इनमें जो है ये डक्टाइल है, इसमें इलोंगेशन ज़्यादा होती है। जो प्लेन है, जो प्लेन में 16 है, 12 है, इसमें 16% है। अकॉर्डिंगली इसमें 6 mm है, 8 mm है, जी इसमें 4% का जो है एडिशनल डक्टिलिटी क्रिएट की होती है, और सुपर में इससे ज़्यादा है। इस तरीके 550 में भी है। तो एक इसकी एक ये स्पेशल वजह है। दूसरा जो है डेवलपमेंट लेंथ का इशू होता है। अगर आप हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो ही आपकी जो स्टील है उसमें होल्ड रह सकती है, अदरवाइज नहीं है। दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो प्रोपोर्शनेटली कुछ होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कंक्रीट आपका लो ग्रेड है, स्टील आपका हाई ग्रेड है, तो उसकी स्ट्रेंथ के लिए फिर आपको मेंबर बहुत हैवी डिजाइन करने पड़ते हैं, तो तभी आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। नहीं तो उसकी जो है डेवलपमेंट लेंथ, अगर आप देखोगे इन चीज़ों पे, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बार है, स्ट्रेस इन बार एट द लोकेशन कंसिडर फॉर डिजाइन लोड, तो उस पर स्ट्रेस कितना है, तो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है, इन चीज़ों से अगर आप देखते हो तो ये डेवलपमेंट लेंथ आती है। अगर आप डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करके देखते हैं तो 10 mm जो स्टील है उसमें अगर आप M20 कंक्रीट यूज करते हैं और FE 450 यूज करते हैं तो आपकी डेवलपमेंट लेंथ है 479 mm। तो अप्रोक्सीमेटली जो 48D हम रखते हैं इसको, तो ये 48D के आसपास आती हैं सारी। अगर आप यूज करते हो FE 550 तो उसमें जो डेवलपमेंट लेंथ है आपको चाहिए 62D। तो जहाँ आपने ये इतनी ओवरलैप जो देना था, इसका लैपिंग जो थी 479 की, अभी आपको चाहिए 624 की। तो ये जब डाया आप बड़ा यूज करते हैं तो उसमें ये डेवलपमेंट लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इतना जो है डेवलपमेंट लेंथ डेवलप ही नहीं हो पाती, क्योंकि मेंबर इतना बड़ा होता नहीं है। एक एंड पे अगर आप देखते हो जो अगर 25 mm का आपका स्टील है तो 1.5 मीटर तो आपकी एक साइड में डेवलपमेंट लेंथ चाहिए, 1.5 मीटर दूसरी तरफ चाहिए, 3 मीटर तो जो है आपकी डेवलपमेंट चाहिए। अगर आपके मेंबर की लेंथ 4 मीटर है तो उसमें वो रिक्वायर्ड जो है स्ट्रेसेस डेवलप ही नहीं हो पाते। तो इसलिए अगर आपके स्पैन लंबे हैं तो फिर ही आपकी ये डेवलप हो पाती है इतनी स्ट्रेंथ बॉन्ड के लिए, अदरवाइज नहीं हो पाती। तो फिर इसके लिए आपको सेक्शन मोटे रखने पड़ते हैं ताकि आप डाया छोटा करो। तभी डाया, अगर आपका स्मॉल डाया होगा तो कंक्रीट का सेक्शन हैवी होगा, तो वो रिकमेंडेड नहीं है। वो बिल्डिंग का वेट ज़्यादा हो जाता है। अर्थक्वेक के लिए हमें बिल्डिंग लाइट भी रखनी होती है और डक्टाइल भी रखनी होती है, इसलिए दोनों का एक कंप्रोमाइज हमें करना पड़ता है। अगर आपने ज़्यादा स्ट्रेंथ का स्टील यूज करना है तो उसमें डक्टिलिटी होनी जरूरी है, अदरवाइज वो बिल्डिंग ब्रिटल हो जाती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर आपके पास नहीं बनती, अगर आप हाई स्ट्रेंथ का कंक्रीट यूज कर रहे हैं और हाई स्ट्रेंथ का स्टील है तो ठीक है। अगर आपका जो कंक्रीट है, जैसे जो कंक्रीट का ब्लॉक है, इसमें जो डेवलपमेंट लेंथ कम है तो आप इसको पुल करोगे तो ये बाहर निकल जाएगी। तो आप थोड़ा सा इसको बढ़ा दोगे तो हो सकता है ये इतना कंक्रीट इसमें से निकल के ये सारा ब्लॉक इसमें से बाहर आ जाए, शेयर में इतना फेलियर हो जाए, क्योंकि ये स्टील की स्ट्रेंथ बहुत है। तो अगर आप इसको और ज़्यादा इसमें एम्बेड करते हो तो इसका हो सकता है
कि ये जहाँ से इसका ब्लॉक इसमें निकल जाए, इसको शियर और जो स्लिपेज है वो हो जाए। हो सकता है ये आपका ये जो आपका स्टील बार है ये भी टूट सकता है। अब ये बॉन्ड ये एक सफिशिएंट है, आपके बॉन्ड का भी साइज भी ठीक है, आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी ठीक है, तो फिर ये आप इसका जो एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है। अगर आपका ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, ये स्टील की बार की उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये बार टूट जाएगी। तो अगर आप इसको इसको डबल कर देते हैं, स्ट्रेंथ भी आप वो स्टील की जो है डबल कर लो और जो बॉन्ड का जो है वो भी पूरा कर लो, फिर ये आपका लोड जो है, उतना लोड अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी उसका कोई फायदा नहीं है। तो उसको प्रॉपर यूज करने के लिए तो बहुत ज़्यादा मजबूत भी स्ट्रक्चर फायदे का नहीं है, क्योंकि उसमें कॉस्ट ज़्यादा होगी और वो वीक स्ट्रक्चर भी नहीं है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन रखना पड़ता है। इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ और जो डक्टिलिटी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है अर्थक्वेक में। अगर अर्थक्वेक में आपके बॉन्ड प्रॉपर नहीं है तो जब झटका लगता है तो जो वो आपके बीम जो है वो अलग हो जाते हैं, कॉलम के बीच में से निकल जाते हैं। उस प्रॉपर बॉन्ड को रखने के लिए आपको एक सफिशिएंट जो है कंक्रीट का कवर चाहिए होता है। तो अगर आप अर्थक्वेक में बॉन्ड और ये सारी चीज़ें रखते हैं और कॉस्ट स्टील का भी फिर आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ये रिकमेंडेड है कि इसकी ओवरलोडिंग जो है ना, ओवर स्ट्रेसिंग जो है, वो अर्थक्वेक जोन्स में हर मेंबर के लिए थोड़ी थोड़ी रखी होती है। कि इसको हम जब डिजाइन करते हैं तो उसमें एज्यूम करके चलते हैं कि हो सकता है जो स्ट्रेसिंग है 15-20-30% तक ओवर हो जाए, तो उस केस में आपके पास ये जो डक्टिलिटी है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये आपके पास इसका एक कंपैरिजन है प्रॉपर्टीज का। FE 415 में आपको 14% जो है रिक्वायर्ड है इलोंगेशन, और इसमें D में 18% है, और जो SS है इसमें सुपर डक्टाइल है इसमें 20% है। अब ये 14% है, अगर आप हाई स्ट्रेंथ पे जहाँ आ जाते हैं फिर तो ये आपके पास D में 18% है, ठीक है, और ये इसमें भी D में 18% है। तो ये सारा जो खेल है 500 में, अदरवाइज ये 12% है इसमें 500 में। तो हमें डक्टिलिटी चाहिए, तो डक्टिलिटी हमें सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रही है? FE 415 में मिल रही है, इससे ज़्यादा 500 से। और इसमें क्योंकि हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम है, अगर कंक्रीट की स्ट्रेंथ है तो वो स्ट्रेंथ इसकी यूटिलाइज हो जाती है। तो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में हमारे सेक्शन थोड़े थिन रखते हैं हम, और ज़्यादा वेट ना हो इसलिए। तो स्ट्रेंथ अगर कंक्रीट की ज़्यादा है तो फिर आपका जो है ये इसकी यूटिलाइजेशन हो जाती है। अगर आपका जो है मेंबर आपका थिन है और उसमें स्ट्रेंथ आप जो हाई स्टील यूज कर रहे हैं तो उसका बॉन्ड नहीं डेवलप हो पाता। इन सारी चीज़ों के मद्देनजर ये रिकमेंडेड है कि जो स्टील है उसमें डक्टिलिटी होनी चाहिए। तो अब इस पिक्चर को आप देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से बेंड करते हैं, जो बेंड अर्थक्वेक में किसी भी वजह से कोई भी मेंबर बेंड हो सकता है, कॉलम भी बेंड हो सकते हैं, बीम भी बेंड हो सकते हैं, कहीं भी कोई वॉल में बेंडिंग स्ट्रेसेस जो हैं डेवलप हो सकते हैं। तो अगर जब बेंड होते हैं तो ये कंक्रीट इस तरीके से क्रैक हो जाती है। कंक्रीट तो ब्रिटल है, कंक्रीट ने तो जब इसको हम इस तरीके से इस एरिया में इलांगेशन होनी है तो टूट जाना है। अब जहाँ पे जो स्टील का मेंबर होगा, तो जो स्टील है, स्टील तो जहाँ फिक्स है इसमें भी फिक्स है। इस पोर्शन को इतना जो एडिशनल जो जहाँ क्रिएट हो गया, तो इसके लिए हमें स्टील को अपने आप को इलांगेट करना पड़ेगा। अगर स्टील इलांगेट नहीं करेगी तो स्टील टूट जाएगी। अगर स्टील नहीं टूटेगी तो इसका साथ की कंक्रीट को तोड़ेगी। तो इसलिए इसका बॉन्ड और जो डक्टिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये एक बिल्डिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कहीं जब आपके पास तेज हवाएं चलती हैं तो वो फ्लेक्सिबल होते हैं, तो वो एक अपना बेंड होके वो फोर्सेस को कम कर लेते हैं। अगर वो बेंड नहीं होगा तो वो फिर उसका हशर तो इस तरीके से। अगर आप इस तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।